तो क्या करें, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, हेडिंग ला लेता हूँ मैं, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा अब यहाँ से अगर बात करें तो जैसे अगर फर्स्ट थिंग क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, दिस इज सेम एज वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, नल वेक्टर होगा। कॉमन सेंस, छोटी छोटी बातें करेंगे, मतलब वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसा होगा। अच्छा, दूसरी बात, वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी, बी माइनस ए, दोनों सेम वेक्टर होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होंगे, डायरेक्शन अलग है ना इसमें, दिस इज नॉट सेम। अच्छा, तीसरी बात, क्या इसमें एसोसिएटिव लो होल्ड करेगा? ये माइनस के बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर ए माइनस बी माइनस ऑफ सी, क्या ये चीज़ होल्ड करेगा? दिस इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, ऐसा होल्ड करेगा? ये चीज़ होल्ड नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसे दिख रहा है कि इक्वल नहीं है, तो ये सब है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन कुछ खास नहीं है। अच्छा, एडिशन में क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा? एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, जैसे अगर एडिशन में बात करें, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, जैसे कोई भी नया चीज़ पढ़ेंगे तो उसका क्या है ना, अलजेब्रा जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या फॉलो करता है, क्या फॉलो नहीं करता। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं? एसोसिएटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ, बाकी कुछ है नहीं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में क्या चीज़ें होल्ड करती है और क्या क्या नहीं करेंगी? मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी वेक्टर में तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे m टाइम्स ऑफ वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू वेक्टर a टाइम्स ऑफ m, a स्केलर है, m इज द स्केलर हेयर, तो दिस इज सेम। एंड सेकेंड थिंग अगर बात करते हैं, सेकेंड थिंग इज व्हाट, दैट इज m टाइम्स ऑफ n वेक्टर a, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ m वेक्टर a भी लिख सकते हैं। ये चीज़ काम आएंगी अभी, कहाँ पे काम आएगा पता है? अभी जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब हम अप्लाई करना देखेंगे, तो उसमें आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज़रूरी है कि वाटी उसमें कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है ना? ये m और n यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना? तो ऑर्डर आगे पीछे, स्केलर का ऑर्डर आगे पीछे किया गया है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तो तीसरी बात जो हम करने वाले हैं, थर्ड थिंग इज, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये नहीं भी करते तो भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं था, लेकिन क्या है कि इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, बस इसके लिए मैं कर दे रहा हूँ। फोर्थ अगर प्रॉपर्टी बात करें, m टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, m वेक्टर a प्लस ऑफ क्या, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर अंदर चला जाके, अंदर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई ख़ास नहीं है, इसमें कोई परेशानी ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम चर्चा करने वाले थे आज, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, जो हेडिंग आज का होगा, मेन चर्चा होगा, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट बोला गया है तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी आएगा निकल के, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो इसमें समस्या ऐसी कोई बात नहीं है, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? तो स्केलर प्रोडक्ट में अगर डिस्कस करें तो क्या क्या चीज़ें हैं उस पर, अगर कैसे डिफाइन होता, हाउ इट इज़ डिफाइंड, तो देखिए यहाँ पे ये डिफाइन होता है, जैसे दो वेक्टर a डॉट बी, दिस इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b एंड दिस इज कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है एक्चुअली में, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स,
थीटा जो है यहाँ पे दिस इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या है कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट का, थोड़ा सा फील करने के लिए देखें तो थोड़ा सा फील इस ऐसे किया जा सकता है कि जैसे कोई ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज दैट कोई भी फोर्स लग रहा होगा, ये मान लीजिए फोर्स लग रहा है, कोई लगा रहा है फोर्स, और इस ब्लॉक में फोर्स हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है। अब ये ब्लॉक का मूवमेंट हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूव, नीचे ज़मीन है तो उधर तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इज द, मान लेते कुछ भी डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज एस, ठीक है, एस है, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो ब्लॉक का जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही फोर्स वर्क करेगा। तो इसका कंपोनेंट अगर हम ब्रेक कर ले फोर्स का, अगर फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो इधर इस डायरेक्शन में क्या आएगा, दिस इज एफ कॉस ऑफ थीटा आएगा, समझ में आ रहा है ना, दिस इज वेक्टर एफ कॉस थीटा। अब ये दोनों वेक्टर का वेक्टर एस और वेक्टर एफ कॉस थीटा का डायरेक्शन सेम है, तो व्हाट इज वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन तो पता ही होगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे वेक्टर एफ वेक्टर एस दिस इज कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो मल्टीप्लाई जो यहाँ पे हुआ है ना, दिस इज, इसी को लिखा जाता है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वैक्टर एफ डॉट एस लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और अच्छे से लिखा जाता है, मोर स्पेसिफिकली अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बात करें तो वर्क डन का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट डी एस, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओवर इंटीग्रेशन। अगर मान लीजिए कि ये जो एस किसी चीज़ का फंक्शन वगैरह है तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। तो यही फीलिंग है एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट का यही फीलिंग है कि वेक्टर एफ का एस के डायरेक्शन में कितना वर्क हुआ, ये चीज़ है। खैर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर बात कर लेते हैं, कई बार यही पूछ लिया जाता है, आप लोग से भी पूछा जाता है, क्योंकि स्टैटिक डायनामिक्स है ना सिलेबस में, तो ये सभी पूछा जाता है, मोमेंट निकालना, कपल वगैरह निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब चीज़ें आएंगे आगे चल के, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए पहले कि ए डॉट बी जो निकल के आया है ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, पहले ही बात, ये क्या है, ये इसका हेडिंग ही डाला गया था, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट बोल दे तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा मतलब है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, दोनों वेक्टर का मॉडुलस चाहिए, और हमें क्या चाहिए होगा, कॉस थीटा चाहिए होगा, बात समझ में आई ना, कॉस थीटा दैट इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब यहाँ पे तीन बातें, थीटा पे कंडीशंस लगाते हैं, थीटा पे तीन बातें क्या क्या हो सकती है बताइए, थीटा पे तीन बातें, एक तो थीटा का वैल्यू या तो क्या क्या हो सकता है बताइए, थीटा का वैल्यू अगर 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, कॉमन सेंस की बात है, थीटा का वैल्यू अगर 0 से लेकर 90 के बीच में होगा तो क्या होगा उस केस में, उस केस में थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 अगर होगा तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आ रहा समझ में, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90। जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू जैसे मान लीजिए अब यहाँ से अगर इक्वल टू भी लगा सकते हैं क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, थीटा का वैल्यू जब 90 हो जाएगा तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ए डॉट बी का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 90 से लेके 90 से ग्रेटर और 180 तक अगर होगा तो इस केस में जो दैट इज द डॉट प्रोडक्ट आएगा, ए डॉट बी इज लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा। समस्या कुछ नहीं, कोई समस्या। अब नाउ नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं तो अब समझिए इस चीज़ को, इस बात को समझिए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव या तो 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, यही तीन केस बनते हैं, ठीक है। तो कई बार ये सब पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट एंगल, तो उस केस में कुछ वेरिएबल क्वांटिटी छोड़ देगा, तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हम पॉजिटिव कर दिया करेंगे,
एंगल नहीं निकालेंगे, वहाँ डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे। बोल देगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज है तो भैया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी बातें हैं, बस आपके दिमाग में हम इंट्यूशन में डाल रहे हैं। अभी क्वेश्चन सीट में मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको अप्लाई करते रहना है। अभी हम करेंगे और भी एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पे देखिए छोटी छोटी बात और हम करेंगे। जैसे अब यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे दो वेक्टर के बीच में कभी भी एंगल अगर निकालना हो, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन होगा कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, समझिएगा ध्यान से, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे ए डॉट बी, अगर मान लीजिए दो वेक्टर पता है, ए डॉट बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आता है, मॉड ए, दिस इज मॉड बी एंड दिस इज कॉस ऑफ थीटा आएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये मॉड ए मॉड बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना ये, तो स्केलर को तो किसी के अंदर किसी के बाहर कर सकते हैं, तो इसको हम वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी भी ये वेक्टर ही रहेगा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी, कोई समस्या नहीं है। वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर। हाँ, तो दिस इज कॉस थीटा इज नथिंग बट ए कैप डॉट बी कैप। तो कभी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट विल गिव द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। समझ में आ रहा है, कभी भी यही काम करना है। कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि फाइन, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, छोटा छोटा वेक्टर, सिंपल सिंपल, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस ऑफ 2k कैप, ये लिख दे, है कि नहीं। एंड वेक्टर बी इक्वल टू दिस इज आई कैप माइनस ऑफ कुछ भी ले लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल 6j कैप, है कि नहीं। कितना हो गया, 37 और प्लस जैसे 4i कैप, कुछ भी ले लीजिए। एक मैं ऐसा एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ कि कुछ बन जाए, ठीक ठाक सा बन जाए, 6 4 10, 2i कैप ले लीजिए और 3k कैप ले लीजिए, मान लीजिए है। अब जैसे अब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे दोनों का, ठीक है। ए कैप अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तब जाके यूनिट वेक्टर बनेगा। तो ए कैप क्या हो जाएगा बताइए, ए कैप डॉट बी कैप निकाल सकते हैं क्या, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, अब थोड़ा बड़े हो गए ना। कॉस थीटा इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप लिख सकते हैं। तो ए कैप मतलब दिस इज आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 2k कैप, और डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड करेंगे तो 3 आएगा। दिस इज 2i कैप माइनस ऑफ 6j कैप प्लस ऑफ 3k कैप आएगा। नाउ डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 6 40 और ये 9 49 अंडर 49 इज दैट 7 आएगा। अब डॉट लेने में तो कोई भयंकर सी बात नहीं है, आई का आई के साथ डॉट लेंगे तो कितना आएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई का आई के साथ डॉट 1 आएगा, है ना। आई का जे के साथ डॉट 0 आएगा क्योंकि एंगल 90 होगा। आई का के साथ डॉट 90 आएगा, एंगल फिर से 0। तो अब बार बार नहीं बोलूँगा, सीधा जब भी डॉट लेना हो आई का आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो ये 2 माइनस ऑफ 12 और प्लस दिस इज 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 8 माइनस 12 दैट इज माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 21। तो देख रहे हैं यहाँ पे एंगल कॉस थीटा का वैल्यू जो है
कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो इसका क्या सीधा सीधा मतलब है, इसका एक मतलब ये है कि सर थीटा जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। अरे ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि नहीं होगा, कोई समस्या है? नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं। चलिए दूसरा बात जो है, दूसरा बात इसमें छोटा छोटा बात अभी करूँगा, तब हम इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। जैसे ए डॉट ए लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कुछ नहीं, वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर का कभी स्क्वायर है, वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर का कुछ मतलब नहीं होता है, दैट इज 2 बार डॉट लेना उसका। तो इसका सीधा सीधा मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये क्लियर है क्या कि हाउ है? तो कभी भी इस तरीके से अगर लिखा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार लिखा मिल जाएगा ए प्लस बी वैक्टर का स्क्वायर, तो इसका ये मतलब है कि ए प्लस बी वैक्टर का डॉट विथ सेम वैक्टर, उसी वैक्टर के साथ फिर से डॉट ले लेंगे। अब इसका डॉट इंडिविजुअली डॉट ले लीजिए, तो सर ए का ए के साथ, तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो गया, तो ये ए डॉट बी हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट फिर अगला जो है, अगला आएगा दैट इज बी डॉट ए आएगा, और फिर वेक्टर बी का स्क्वायर आएगा। सही बात है क्या? तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, दिस इज ए डॉट बी आएगा, और प्लस दिस इज वेक्टर बी का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ध्यान रखिएगा। दिस इज सेम एज मॉड ऑफ ए प्लस बी वैक्टर का स्क्वायर भी बोल सकता था, तो इसको स्क्वायर को ओपन करना है तो ऐसे ही करना है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी अगर निकालना हो तो कैसे लिखेंगे सर, अंडर रूट ऑफ, समझिए अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लिए दोनों तरफ, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं समझ में आ रहा, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी वैक्टर करना है तो वही काम करना है। तो सर ये हो जाएगा मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस इज व्हाट इज दैट, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए जैसे 3 वेक्टर है ए बी सी है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, बोलिए बोलिए, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, और फिर 2a भी नहीं, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी होगा, फिर बी डॉट सी, फीलिंग वही है, समझ में आ गया ना, सी डॉट ए है। ओके फाइन, कोई आपत्ति नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये तो होगी छोटी छोटी बातें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, इसमें समस्या नहीं है ना, चीज़ें क्लियर हुई ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उसका क्या मतलब है। अच्छा, ये जो वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट में क्या ये जो क्यूमुटेटिव लॉ होता है, क्यूमुटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं है? क्यूमुटेटिव लॉ समझते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई भी 2 प्रोडक्ट को आगे पीछे कर दो, जैसे क्यूमुटेटिव लॉ होल्ड करता है। जैसे क्यूमुटेटिव लॉ यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, वो चीज़ तो हम पहले भी होल्ड करवा दिए थे। जैसे ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, कोई फर्क पड़ेगा? एक ही बात है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, दोनों तरफ से सेम दिखाई देगा। अच्छा, इसमें दूसरा जो है दैट इज एसोसिएटिव लॉ, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव का तो कोई मतलब ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट थोड़े होगा, डॉट प्रोडक्ट 2 ही वेक्टर का होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है डॉट को बाकी 2 वेक्टर के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए डॉट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी लिख सकते हैं क्या? फाइन, इसमें कोई समस्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें चर्चाएं जो होंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अच्छा, बाकी कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह और डिफाइन होते हैं, टर्मिनोलॉजी समझते हैं क्या कि कोई एक छोटी छोटी बात हम कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है
कि जैसे कहीं पे कई जगह अगर ये चीज़ लिखा हो जाए, प्रोजेक्शन कंपोनेंट, कभी नाम सुने? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये सब सुने? कभी सुने होंगे? नहीं। अगर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अलोंग वेक्टर बी, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक होता है प्रोजेक्शन और एक होता है कंपोनेंट, दो चीजें होती है, ध्यान दीजिएगा अभी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, दिस इज अलोंग वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? व्हाट इज द कंपोनेंट एंड व्हाट इज द प्रोजेक्शन? तो देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, क्लियर करिए चीज़ों को, कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज मान लेते हैं वेक्टर बी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर इस पे लाइट डाला जाए, इस पे प्रकाश डाला जाए वेक्टर ए के ऊपर, तो यहाँ पे कितना पोर्शन जो है इस वेक्टर बी पे शेडेड पोर्शन रहेगा, शेड में रहेगा, अंधेरे में रहेगा, इतना पोर्शन रहेगा, नीचे वाला इतना ही पोर्शन रहेगा ना। तो हमें इसका लेंथ निकालना है, दिस लेंथ इज रिक्वायर्ड इफ दिस एंगल इज थीटा। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दिस एंगल इज थीटा और ये वेक्टर ए है, तो इसका मॉडुलस मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये लेंथ अगर चाहिए, ये लेंथ एल अगर बोल दे, तो दिस इज इक्वल टू सेम एज एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू अभी अभी हम निकालना सीखे हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो सर। तो एल इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू दिस इज ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। और ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट ऑफ बी कैप लिख सकते हैं। ये इससे कट जाएगा तो ये क्या आएगा निकल के, वेक्टर ए डॉट बी कैप आएगा। समझ में आ रहा ना, वेक्टर ए डॉट बी कैप आएगा निकल के, इसमें कोई समस्या नहीं है। वेक्टर ए डॉट बी कैप, तो मतलब क्या है, वेक्टर ए का अगर बी के अलोंग हमें प्रोजेक्शन चाहिए तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से हम डॉट ले लेंगे। किसके डायरेक्शन में? जिसके अलोंग हमें प्रोजेक्शन चाहिए। नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या सभी को? हेलो, समझ में आया ना? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी अगर लेना हो तो बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखेंगे और उसका डॉट ए के साथ निकाल लेंगे, यू विल गेट द प्रोजेक्शन। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्शन विथ डायरेक्शन होता है। प्रोजेक्शन विथ डायरेक्शन, प्रोजेक्शन में डायरेक्शन लगा दो, मतलब प्रोजेक्शन विथ डायरेक्शन। तो इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? सर ऊपर वाला क्या है, स्केलर है। और कंपोनेंट अगर बोल दे तो कंपोनेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इतना क्लियर हुआ क्या? कंपोनेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रोजेक्शन विद डायरेक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ से अगर बात करते हैं प्रोजेक्शन में डायरेक्शन अगर चेपना है तो हम बोले सर मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, तो मैग्नीट्यूड पता है तो ए डॉट बी कैप तो सर प्रोजेक्शन हो गया, और डायरेक्शन चिपकाना है तो ऐसा करते हैं फिर मल्टीप्लाई कर दो, इनटू कर दो बी कैप से, फिर मल्टीप्लाई करो। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को सिग्निफाई कर रहा है क्या, डॉट को? ये जो है ये स्केलर के साथ कभी भी डॉट नहीं होता, स्केलर के साथ हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही होगा वेक्टर का। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिए हम डायरेक्शन से बी कैप, क्योंकि ए का कंपोनेंट बी के अलोंग चाहिए ना हमें। वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी अगर नीचे ये है तो हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए बी के अलोंग। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमें इसको ब्रेक करना है बी के डायरेक्शन में और बी के इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके अलोंग कंपोनेंट हमें मिल गया ये इस तरीके से। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, चीज़ें गलती नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर इसी में अगर पूछ दे कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अब जो अगला चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in direction
in direction perpendicular to vector B in the plane of वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमें वेक्टर ए को ब्रेक करना है। वेक्टर ए ये है, तो एक कंपोनेंट बी के अलोंग ब्रेक करना है और एक कंपोनेंट हमें बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना है, इधर की तरफ। तो हमें सर ये वाला तो पता है, ये वाला तो कंपोनेंट अभी अभी पता है, एक अलोंग वाला पता है क्या? मतलब कंपोनेंट ऑफ, पहले ये बताइए अलोंग वेक्टर बी कंपोनेंट क्या है? अलोंग वेक्टर बी कंपोनेंट अभी अभी निकाले हैं कि सर ए डॉट बी कैप और फिर डॉट ऑफ बी कैप, सही है। अब ये वाला कैसे आएगा परपेंडिकुलर वाला, कोई बता पाएगा? कोई एनीवन सोचिए, तब बताइए। अब कॉमन सेंस, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अब अरे वेक्टर ए में से घटा लो, नहीं एक अलोंग वाला कंपोनेंट, तो वेक्टर ए माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? ए डॉट बी कैप डॉट ऑफ बी कैप। ये उसके प्लेन में ही आएगा। वैसे वेक्टर बी के परपेंडिकुलर तो ये वेक्टर भी हो सकता है हवा में भी, जैसे ए क्रॉस बी लेंगे, ए हवा में आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो वेक्टर आया है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसी के प्लेन में ये वेक्टर। मतलब समझिए कायदे से, एक एक लाइन का बहुत मतलब होता है। क्लियर है क्या? पहले इतना क्लियर हुआ सबको? सही है ना? तो एक बार मैं फिर से चीज़ें अब दोहराता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? जैसे अगर हमें लिखना हो कि नाउ एज फॉर एग्जांपल, अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना हो कि राइट द कंपोनेंट ऑफ, अगर हमें ये लिखना हो, चाहे पहले ये लिखते हैं कि दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, क्या होगा बताइए? इसका एक्सप्रेशन बताइए सभी लोग, इसका आंसर बताइए पहले। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए? तो सर वेक्टर बी अलोंग है तो वेक्टर बी डॉट ए कैप, समझ में आया? फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, क्या हो जाएगा बताइए? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, वेक्टर बी डॉट ए कैप और डॉट ए कैप, डायरेक्शन चिपका देंगे हम प्रोजेक्शन में। फिर अगर तीसरा चीज अगर ये पूछ लिया जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, in direction perpendicular to vector A and in plane of वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या होगा आंसर? अरे बताइए, आंसर बताइए। वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट ए कैप और ए कैप, सही है? कंफ्यूज होंगे? अब डेटा तो देखिए बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ठीक है ना? पहले क्लियर हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन एंड द कंपोनेंट। रटना नहीं है, रटेंगे तो ये चीज भूल ही जाएंगे एग्जाम में और गलत भी करके आएंगे, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। रटने का गेम नहीं है ये, समझने का गेम है पूरा। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बात और, जैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी अगर पूछ ले कोई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्या आएगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी? अरे मॉड ए मॉड भी आएगा, और क्या आएगा? मॉड ए मॉड भी, क्योंकि ए डॉट बी का एक्सप्रेशन क्या होता है सर? ए डॉट बी का एक्सप्रेशन होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है। अब ये एंगल अगर कितना करे कि सर ए डॉट बी मैक्सिमम आए, तो ऑब्वियस ये बात है एंगल 0 होना चाहिए।
तो तभी कॉस थीटा का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका मतलब थीटा इज 0, तो इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर्स, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, सही है, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। हम्म हम्म किसको ब्रेक किया जा रहा है? कंपोनेंट में। हाँ, तो कंपोनेंट में किसको, किस वेक्टर को ब्रेक किया जा रहा है? बी को ब्रेक किया तो बी में से घटाएंगे ना भाई। एक कंपोनेंट तो हमको पता ही है, ये वाला कंपोनेंट। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा बताइए? मिनिमम वैल्यू यही माइनस हो जाएगा ना इसमें, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस केस में थीटा क्या आएगा? इस केस में थीटा पाई आएगा, मतलब 180 डिग्री अपोजिट वेक्टर्स होंगे। अपोजिट वेक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। कोई समस्या है किसी को? नहीं है। नाउ जो नेक्स्ट बात है, कोई भी वेक्टर को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? अच्छा, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, क्वेश्चन भी है। प्रूव दैट, सभी लोग के लिए क्वेश्चन ये है, वेक्टर ए इक्वल टू ए डॉट आई कैप, दिस इज आई कैप, प्लस ऑफ वेक्टर ए डॉट जे कैप एंड दिस इज जे कैप, प्लस ए डॉट के कैप एंड दिस इज के कैप। क्या होगा? प्रूव करिए सभी लोग। वेक्टर ए को इसके इक्वल प्रूव करना है। भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी अभी फील करिए ना, ये ए डॉट आई कैप क्या लिखा है। चलिए हम पहले फील से ही करते हैं, फिर हम मैथमेटिकली करेंगे। ए डॉट आई कैप का क्या फीलिंग है? व्हाट इज द फीलिंग ऑफ ए डॉट आई कैप? वेक्टर ए का इस पूरे को पढ़िए ना, ये मैथमेटिक्स का जो लैंग्वेज है उसको शब्दों में कन्वर्ट करिए। क्या है ये? व्हाट इज दिस? इसको पहले पूरे को पढ़िए सभी लोग। ए डॉट आई कैप क्या है? ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में, और फिर डॉट आई कैप लगा दिए तो इसका मतलब ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में। ये क्या है? ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस में, और ये क्या है? ए का कंपोनेंट जेड एक्सिस में। तो हो गया वेक्टर ए के बराबर। भाई तीनों कंपोनेंट को अगर जोड़ देंगे, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, वाई एक्सिस का कंपोनेंट और जेड एक्सिस का कंपोनेंट, तो वेक्टर ए के इक्वल नहीं आएगा? नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं फील आया तो कोई बात नहीं, हम अब बाकी कुछ कर भी नहीं सकते। अब बाकी जो दूसरा तरीका है मैथमेटिकली वो बता रहे, लेट कर लीजिए। लेट वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ऑफ दिस इज ए टू जे कैप एंड प्लस ऑफ ए थ्री के कैप। सही है, ये लेट कर लिए। अगर हम इसको डॉट लेते हैं, अगर इसमें अब नाउ टेक डॉट विथ, इसमें अगर हम लेंगे डॉट विथ, दिस इज डॉट विथ वेक्टर आई कैप। अगर आई कैप से डॉट लेंगे तो क्या आएगा भाई? ए डॉट वेक्टर आई कैप आएगा, और इस तरफ तो बाकी ए टू और ए थ्री वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ए वन आ गया। तो सिमिलरली कॉमन सेंस काम कर रहा है, जे के साथ डॉट लेंगे तो क्या आएगा? ए टू आ जाएगा, ए डॉट जे कैप इक्वल टू ए टू आ जाएगा। और सिमिलरली कॉमन सेंस काम कर रहा हो, ए डॉट के कैप इक्वल टू ए थ्री आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए वन ए टू एंड ए थ्री। ए वन ए टू ए थ्री का अगर वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या वेक्टर ए आ जाएगा कि नहीं? तो वेक्टर ए इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज वेक्टर ए डॉट आई कैप, और फिर प्लस दिस इज वेक्टर ए डॉट जे कैप, मतलब आई कैप, फिर जे कैप, फिर वेक्टर। बाकी फीलिंग इज द बेस्ट, अगर फीलिंग आ जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी मैथमेटिकली भी पता होना चाहिए, कोई बात नहीं है। मैथमेटिकली समझ में आया क्या सभी को पहले? अरे मैथमेटिकली क्लियर है चीज़ें? इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आएंगे और आगे भी इसका यूज होगा इस रिजल्ट का। दैट्स वाई रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स
such that 3a vector plus of 4b vector plus of 5c vector, this is equal to null vector. Then find the angle between vector a and vector b. Then find angle between vector a and vector b. चलिए फटाफट भी काम कर रहा हो चाहे दिख रहा हो कि हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. देखिए यहाँ पे एक चीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा. इस क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें आगे भी क्लियर होंगी. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं किससे इसके बीच का एंगल पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच के. तो ए और बी को हम एक साथ रखेंगे. ठीक है, सी को उधर भेज देंगे. तो दिस इज 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर. अब सर एंगल निकालना है तो डॉट के बिना एंगल तो निकलेगा नहीं, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ. स्क्वायरिंग का मतलब सेम वेक्टर का उसके साथ. तो जब स्क्वायरिंग करेंगे इस वेक्टर का इसके साथ तो क्या आएगा, 9 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ 16 टाइम्स ऑफ क्या आएगा बताइए, सभी लोग बताएंगे कॉमन सेंस से. बताइए एक सेकेंड. प्लस 16 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर और प्लस 12 टाइम्स 12 इंटू 2 24 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आएगा. दिस इज इक्वल टू 25 टाइम्स मॉड ऑफ सी वेक्टर आएगा. सही है. नाउ ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स. ये 1 एंड 1 हो जाएगा. अब ये हो जाए 9 प्लस 16 इज व्हाट 25 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे ए डॉट बी का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे 0 आ गया ना. तो ए डॉट बी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर तो पहले से ही था. इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा. कोई समस्या है? तो दिस विल बी द आंसर. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं. कुछ दे दिया रहता है और फिर कुछ निकालना होता है. तो कोई समस्या जैसी बात नहीं है. आगे भी मिलेंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन करते रहिएगा. ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल बात कर ले. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. दिया हुआ है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर है. ठीक है. एंड गिवन मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू दिया है मान लीजिए 4 है. और 4 नहीं, इसको चलिए 3 कर देते हैं. 3. फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी. निकाल के बताइए फटाक से. यहाँ यूनिट वेक्टर्स नहीं है. हाँ जी, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं ए एंड सी के बीच का एंगल है ना, तो वेक्टर ए प्लस सी को एक साथ माइनस टाइम्स वेक्टर बी दोनों तरफ स्क्वायरिंग वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी. दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर. नाउ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज दिस इज 1 प्लस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर दिस इज 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी. ए डॉट सी इज व्हाट, a dot c is a dot c. This is equal to vector b square. This is 4. ओके, क्लियर है? देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. सही है. ये कुछ लग रहा कुछ लोचा है कि सब सही है. सही है. हाँ हाँ ठीक है. अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट सी. दिस इज 4 माइनस 10. 4 माइनस 10 क्या आएगा, लेकिन ए डॉट सी एंगल नहीं है भाई, अभी यूनिट वेक्टर नहीं है ना ये. तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट सी का बीच का एंगल अगर कॉस थीटा है तो ये होता है ए डॉट सी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर सी. तो दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर सी -3 अपॉन में मॉड ऑफ ए दिस इज 1 3 -1. तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई आ गया, मतलब 180 डिग्री होगा. ठीक है. इस प्रकार का क्वेश्चन अब सभी लोग कर पाएंगे, हम ये पूछ रहे हैं. कर लेंगे ना, कोई समस्या तो नहीं होगा ना. आसान क्वेश्चन है ये सब, सभी लोग मेरे ख्याल से कर पाएंगे. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द बच्चा वाला प्रॉब्लम.
वैसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए लेकिन करवा दे रहे हैं। फाइंड द वेक्टर सी, फाइंड वेक्टर सी, फाइंड वेक्टर सी डायरेक्टेड अलोंग, directed along the bisector, directed along the bisector, along the bisector of the angle, bisector of the angle between the vectors, angle between the vector 7i cap minus of 4j cap माइनस ऑफ 4k कैप, एंड दूसरा है दिस इज माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 2k कैप विथ मैग्नीट्यूड भी गिवन है, विथ मॉड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 5√6। तो फटाक से आंसर। अब देखिए कोई नहीं, हो जाएगा, सीट में भी बहुत प्रॉब्लम है, हो जाएगा, कर लेंगे। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी है, तो इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा। मैं बताया था ना लिखने का तरीका कि सर रोम्बस बनाया करो, रोम्बस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो मिलेगा दिस वेक्टर इज अलॉन्ग द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर मिलेगा। अब वेक्टर मिलेगा अलॉन्ग, उसके डायरेक्शन में मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो वेक्टर अलॉन्ग, वेक्टर अलॉन्ग बाइसेक्टर लिख रहा हूँ मैं, अब वेक्टर अलॉन्ग बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा। पहले वाला वेक्टर 7i कैप माइनस ऑफ 4j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डिवाइडेड बाई क्या, इसका अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 49 प्लस क्या आएगा, दिस इज व्हाट 16 प्लस 16 दैट इज 32 आएगा, क्लियर है। नाउ प्लस दिस इज माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 2k कैप डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 3 आएगा। अच्छा ये कितना है 32 प्लस 49 81 है क्या, तो 81 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो 7i कैप माइनस ऑफ 4j कैप माइनस ऑफ 4k कैप, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 6i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 6k कैप, सही है, और ये डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, सही है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज i कैप माइनस ऑफ 7j कैप और प्लस ऑफ 2k कैप आएगा, दिस इज डिवाइडेड बाई 9 आएगा। नाउ अब हमें ये तो एक वेक्टर मिला है, अब हमें अलग मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो हमें इसको पहले यूनिट वेक्टर बना लेना होगा। तो इसको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर, फिर जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा i कैप माइनस 7j कैप प्लस ऑफ 2k कैप डिवाइडेड बाई ये 9 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 50 प्लस 4 54 आ जाएगा 52। अब नाउ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√6, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√6, तो 5√6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 5√6 इंटू i कैप माइनस 7j कैप प्लस ऑफ 2k कैप डिवाइडेड बाई ये 9 इंटू दिस इज 5 व्हाट इज रूट 56 है ना ये। अच्छा रूट 56 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 54 है, सॉरी रूट 54 को क्या लिख सकते हैं बताइए, अरे नॉट, हाँ 3√6 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ कर दीजिए, जो कटना है कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा 5/27 i कैप माइनस 7j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। कोई समस्या नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए डॉट हाँ तो 9 तो ऑलरेडी सबसे डिवाइडेड है, 9 को बाहर कर लो ना, ये लो 1/9 बाहर है,
आई कैप माइनस 7j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। हाँ हाँ ठीक है। √54/9 आएगा ना, ये इग्नोर कर दिया था, ये 9 से 9 काट दो तो 9 से 9 चला जाएगा तो 9 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 9 चला गया तो ये आएगा 5/3 आ जाएगा। दिस इज 5/3 आंसर है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5/3 आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा। तो चलिए और किसी को कुछ डाउट है? तो बाकी डॉट प्रोडक्ट में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है, एप्लीकेशन वगैरह पढ़ा है। एक बार सभी लोग रिवाइज करिएगा पहले, फिर रिवाइज करके अगला काम जो होगा आप लोग का क्वेश्चन लगाना है सीट में। डॉट प्रोडक्ट के जितने एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं सब करना है, और भी इस पर कई सारी बातें हम करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम कल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।